हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और एसएससी के 2023 में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के साथ और क्लास रहेगी हिस्ट्री की। हिस्ट्री की इस क्लास में हम लोग पहले भी 5 क्लास कर चुके हैं और आज 6 क्लास से आगे बढ़ाएंगे और स्पेशली एग्जाम ओरिएंटेड जो भी आ रहा है एसएससी का, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है। दिल्ली पुलिस की अपकमिंग जो एग्जाम डेट पहले ही आ चुकी है और उन्हीं के रिगार्डिंग आप सबको पता कि जीएस के जो हैं 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन जो है वो जीएस से पूछे जाएंगे। तो हम लोग 2023 के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको लेके चलेंगे, डिटेल सॉल्यूशन उनका यहाँ से करते चलेंगे, क्योंकि 50% तो क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो वहां से जबरदस्त आप सबकी प्रैक्टिस और तैयारी हो सकती है और साथ साथ जो नई चीजें हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ से डिस्कस करते चलेंगे। तो चलेगा, क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री की क्लास में, ये पूछा गया है 26 थे। 5 क्लासेस पेशे आप सब जाके देख सकते हैं, हिस्ट्री के हम लोग पहले कर चुके हैं। 6 क्लास से आज हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अहमद शाह अल वली बहमनी के मकबरे का निर्माण किया गया है? अहमद शाह अल वली बहमनी, यहां से आप सबसे बताने कि इसके मकबरे का निर्माण कहां पे किया गया है। आप सबको पता होगा, हालांकि अगर थोड़ा सा भी आप सबने पढ़ा है तो आप सब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। बहमनी जो साम्राज्य रहा, इसकी सबसे पहले अगर आप सबसे पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब और किसने करी थी और कहां पे इस साम्राज्य का रहता है राजवंश, तो 1347 में तो इसकी स्थापना की गई थी। किसने करी थी? अलाउद्दीन बहमन शाह, जो हसन गंगू जिसका नाम था, तो हसन गंगू ने इसकी स्थापना करी थी। इसका साम्राज्य कहां पर रहा? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो है इनका शासन रहा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अब यहां से महाराष्ट्र से इसी के समय की अगर बात बताओ तो इसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलबर्गा जो है इसकी राजधानी थी और इसी का एक प्रांत भी था। 4 प्रांत थे बहमनी साम्राज्य के समय में, उन्हीं में से सबसे इंपॉर्टेंट जो वाला था वो बीदर, और बीदर जो है ये कहां पे है दोस्तों? तो बीदर है कर्नाटक में। ये भी एक प्रमुख प्रांत रहा इनके समय का, बीदर कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक। अब मकबरे का निर्माण किया गया होगा तो इन्हीं के शासनकाल में। ये जो इनकी बाउंड्री होगी ना, यहीं पे किया गया होगा। अजमेर राजस्थान में हो गया है, फतेहपुर सीकरी और आगरा ये यूपी में हो गए हैं। अस्तूर जो है ये बीदर में स्थित है। अस्तूर कहाँ पे स्थित हो गया दोस्तों? बीदर कर्नाटक में स्थित है। तो सही आंसर जो होगा वो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अहमद शाह अल वली बहमनी का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? अस्तूर। ये अस्तूर कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक बीदर में स्थित है। तो ऑप्शन ए, मतलब जैसा मैंने कहा ना, थोड़ा सा भी अगर आप सबने वहां से पढ़ा तो आप सब इसका आंसर कर सकते थे। दूसरा, क्योंकि समय रहा 1347 का, इस समय सल्तनत काल का शासन चल रहा था। सल्तनत काल का 2 बड़े इंपॉर्टेंट वंशों की स्थापना होती है सल्तनत काल में। और किसका शासन था? तो बिन तुगलक का शासन था। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली की गद्दी पर था। मोहम्मद बिन तुगलक 1347 में स्थापना होती है। वहीं 1336 में जो है, 1336 में विजयनगर की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो आप सबको पता होगा कि हरिहर और बुका नामक 2 भाइयों ने अपने पिता के नाम पर जो है एक नए राजवंश की स्थापना दक्षिण भारत में करी थी। तो विजयनगर संगम राजवंश था। विजयनगर में संगम पढ़ के आते हैं हम लोग, सबसे पहले सोलो पढ़ के आते हैं, फिर तोलुव राजवंश आता है, कराविडु राजवंश पढ़ के आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से ऑप्शन जो होगा आपका ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है आपसे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है या गुलाम बना लिया है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है, ये स्टेटमेंट किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी और राजा राम मोहन राय। दोस्तों ये स्टेटमेंट थी महात्मा गांधी की। 1835 में मेकाले की अनुशंसा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, सेम के साथ पेपर में आप सबसे पूछता है कि 1835 में किसके सिफारिश पर या अनुशंसा पर जो है अंग्रेजी को हायर एजुकेशन का माध्यम बना लिया गया था, शिक्षा का, एजुकेशन का मीडियम बना लिया गया था, हायर एजुकेशन में एजुकेशन का माध्यम बनाया गया था। तो मेकाले की अनुशंसा पर समय रहा था 1835 का। इसको ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की स्टेटमेंट है कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया है। किसका स्टेटमेंट था? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। राजा राम मोहन राय के बारे में आप सब जानते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। समय क्या रहा? 1828 का। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही जो है विलियम बेंटिक ने 1829 में जो है सती प्रथा का अबोलिशन करा था। सती प्रथा का अबोलिशन करा था, उन्मूलन करा था 1829 में। राजा राम मोहन राय को जो ये राजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अकबर सेकंड के द्वारा, जो एक मुगल शासक था, इसी के राजदूत बनकर जो है ये इंग्लैंड जाते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1833 में, और ब्रिस्बेन में इनका समाधि स्थल है। 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से इस क्वेश्चन से डिस्कस करे हैं, आगे आप सबको ये पेपर में भी मिलने वाला है। ब्रह्म समाज की स्थापना, सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से? विलियम बेंटिक के सहयोग से। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक महात्मा गांधी का स्टेटमेंट और है कि अनियंत्रित कलम जो है वो बर्बादी की ओर ले जाती है। अनियंत्रित कलम बर्बादी की ओर ले जाती है। ये स्टेटमेंट किसका रहा? तो अनियंत्रित कलम बर्बादी की ओर ले जाती है, ये स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी का था। ये उन्होंने पत्रकारिता को लेकर कहा था। पत्रकारिता को लेकर कहा था कि अनियंत्रित कलम जो है वो बर्बादी की ओर ले जाती है, और अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना लिया। ये स्टेटमेंट भी किसका था? महात्मा गांधी का। चलो आगे बढ़ो दोस्तों मेरे साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग इसके बाद आते हैं। नेक्स्ट पूछा हुआ है, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाला सर्वप्रथम कौन थे? तो ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सबसे पहले कौन थे? कुषाण, शक, सातवाहन और गुप्त। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसको जो है स्वर्ण काल में रखा गया है। इनके शासन काल को जो है गोल्डन एरा आप कह सकते हैं, स्वर्ण काल में रखा गया है गुप्त काल को। सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान करने के बारे में जानकारी जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस अभिलेख को किसने जारी करा था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा इसे जारी करा गया था। तो सही आंसर क्या हो गया है? सातवाहन वंश ने जो है सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत करी थी। ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे यहाँ से? सी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ से पढ़ा, एक दो बातें इसकी और ध्यान रख लीजिएगा। अगर आप सबसे पूछे कि गुप्त वंश का फाउंडर कौन था, तो श्रीगुप्त, क्योंकि राजा था इसलिए नाम आगे लगा, तो श्रीगुप्त जो है इस वंश का फाउंडर था। लेकिन यहीं से ही पेपर में आता है कि इस वंश का जो है रियल फाउंडर कौन था? इस वंश का रियल फाउंडर कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है वो इसका रियल फाउंडर हुआ, जो महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक होता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का नाम ध्यान रखिएगा, और श्रीगुप्त इस वंश का क्या रहा? फाउंडर रहा। सिमुक सातवाहन वंश के बारे में पढ़ के आते हैं। कुषाण में कुजुल कन्फ्यूशियस का नाम आता है। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक जो था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्क का नाम ध्यान रखिएगा। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक का क्या नाम था? कनिष्क। ये 2023 के क्वेश्चन हैं। एक बार मैं आप सबको यहाँ से बता भी देता हूँ कि हम लोग सबसे पहले किन क्वेश्चनों को यहाँ से पढ़ने वाले हैं। 2023 में जो एग्जाम हमारे टीसीएस ने करवाए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं। कौन से एग्जाम हो चुके हैं? तो सीएचएसएल और सीजीएल का टीयर 1 2023 का, इसके हम लोग यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। एमटीएस अभी चल रहा है तो हम लोगों ने एमटीएस का, क्योंकि पेपर तो 2023 में हुआ था, एमटीएस 2022 का टीयर 1 ये हम लोग यहाँ से करेंगे। इसके साथ साथ सीजीएल मेंस 2022 भी, सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चनों को भी हम लोगों ने यहाँ पे शामिल करा है, और सीएचएसएल मेंस का भी 2022 का, सीएचएसएल मेंस 2022 का। इसके साथ साथ जो सिलेक्शन फेज के एग्जाम हुए थे, सिलेक्शन फेज, जो सिलेक्शन पोस्ट थी फेज 11 के, उनको भी हम लोगों ने। तो ये जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सब्जेक्ट वाइज आप सबको जो है पीडीएफ, सब्जेक्ट वाइज इनकी पीडीएफ जो है वो आप सबको कहाँ पे मिल रही है? एसएससी लॉयल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा। विद डिटेल सॉल्यूशन आप सबको ये सारी पीडीएफ दे जा रही है धीरे धीरे करके, क्योंकि कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्यूटर का भी लगभग 450 के करीबन क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको। तो वही सेम चीजें आप सबको यहाँ पे मिलने वाली है डिटेल सॉल्यूशन के साथ, उनको आप लोग पीडीएफ से ज्वाइन ले सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद फिर एक सेकंड रुकिएगा।
अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे इसके बाद और अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वंश के राजा ने मोढेरा का सूर्य मंदिर बनवाया था? मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो किस वंश के शासक के द्वारा बनवाया गया था? सन टेम्पल पे पेपर में क्वेश्चन आता है। दो सन टेम्पल के बारे में आप सब जानते होंगे। एक तो मोढेरा का सूर्य मंदिर है। मोढेरा आप सबको पता ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। मोढेरा कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है। और मोढेरा भारत का पहला गांव है, फर्स्ट विलेज है, पहला भारत का गांव जिसमें 24x7 जो सोलर से चलता है, सोलर आधारित चलने वाला भारत का पहला गांव है मोढेरा। ऐसा ही आप सब एक सन टेम्पल पढ़ के आते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को किस वंश के द्वारा बनवाया गया था? तो ये मंदिर जो है गंगा वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। गंगा वंश, नरसिंह देव प्रथम का नाम आप सब ध्यान रख सकते हैं। नरसिंह देव फर्स्ट ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण जो है भीमदेव फर्स्ट ने करवाया था। क्या नाम बताया? भीमदेव फर्स्ट ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और मोढेरा का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया? देन आप सबका आंसर होगा कि सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन क्या आंसर कर देंगे यहाँ से? डी। एक सूर्य मंदिर आप सबको अगर ध्यान है तो होगा मार्तंड का सूर्य मंदिर, पढ़ के आते हैं। मार्तंड का सूर्य मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसे किसने बनवाया था? तो ललितादित्य के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ललितादित्य ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूटों में एक राजा आता है। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना तो किसने करी थी? दंती दुर्ग ने। एक राजा है यहाँ पे जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम का एक मंदिर है जो पेपर में पूछा जाता है कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। आप अपनी स्क्रीन पे भी जो देख पा रहे हैं, 3 सूर्य मंदिर और एक एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर आप सब यहाँ पे है। और ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, याद कीजिएगा मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया मोढेरा का सूर्य मंदिर। मोढेरा कहाँ पे? गुजरात में स्थित है मोढेरा। और मोढेरा भारत का पहला सोलर आधारित चलने वाला गांव है, 24x7, ये भी ध्यान रखना है। ये मंदिर किस वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया? देन आंसर होगा सोलंकी वंश के शासकों के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। राजा का नाम पूछेगा तो भीमदेव प्रथम का नाम आप सब यहाँ से ध्यान रखेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। और इसको किस वंश के शासकों ने बनवाया? तो आगे आप सबको क्वेश्चन मिलने वाला है। देखना यह है कि किस शिफ्ट में आया है। पेपर में ये पूछा ही जाना है। तो गंगा वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया, नाम नरसिंह देव प्रथम। तीसरा है मार्तंड का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और ये किसने बनवाया? तो ललितादित्य के द्वारा इसे बनवाया गया। चौथा एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राष्ट्रकूट। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया था। और कृष्ण प्रथम नाम आता है जिसने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया। सेम लाइन के साथ टीसीएस आप सबसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। इसके बाद फिर शिव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर, जिसका निर्माण 999 में चंदेल वंश द्वारा किया गया था, वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली का एक एग्जांपल है? स्टैटिक जीके की क्लास में आप सबको कल बताया था, ये क्वेश्चन फिर से वहां पे भी करवाया गया था। और पूरा डिटेल में आप सबको बताया गया था कि नागर शैली क्या है, द्राविड़ शैली क्या है, वैश्य और पंचायतन शैली। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे एक पॉइंट आप सबको दे ही दिया कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। चंदेल वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। समय भी दिया 999 में। अब बात आती है कि किस शैली में निर्मित है। मेरे साथ एक चीज को ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि नागर शैली के जो मंदिर हैं, ये नॉर्थ इंडिया वाला टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली जो है उसको क्या नाम दिया गया? नागर। उसके बाद है द्राविड़। दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की जो शैली है, दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण की शैली, इसको क्या नाम दिया गया? द्राविड़। वैश्य जो है वो दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है, वैश्य। वैश्य को क्या नाम दिया गया है? तो नागर और द्राविड़ दोनों सेम लाइन से आप सबसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। नागर और द्रविड़ शैली को मिलाकर जो नया स्वरूप बना मंदिर आर्किटेक्चर या मंदिर निर्माण शैली में, वो वैश्य है।
वैशर, और एक है पंचायतन शैली। ये चार टेम्पल आर्किटेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट है। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप इस एक पॉइंट से समझ लीजिएगा। एक मुख्य मंदिर जो है वो चार अन्य मंदिरों से घिरा होता है पंचायतन शैली में। एक मंदिर, मुख्य मंदिर जो है वो चार अन्य मंदिरों से घिरा होता है पंचायतन शैली में। दक्षिण भारत के वो मंदिर जो निम्नलिखित राज्यों में आते हैं, याद कर लीजिएगा। कहां पे? पहला कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है? तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे केरल, क्या ध्यान रखोगे? केरल, चौथे नंबर पे उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से निकला तेलंगाना। इन 5 राज्यों के जो मंदिर हैं वो मुख्यतः नागर शैली से निर्मित हैं। यही 5 के जो नृत्य के स्वरूप हैं वो दक्षिण संगीत से संबंधित हैं, दक्षिण संगीत से संबंधित हैं। इसको कार्नेटिक म्यूजिक भी बोल दिया है। क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक। ये अगर हमसे जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम किस संगीत शैली से संबंधित है? दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत शैली। केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली किस संगीत शैली से संबंधित है? तो कार्नेटिक म्यूजिक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी किस संगीत शैली से संबंधित है? तो सेम, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है वो भी, और कर्नाटक में कर्नाटक नाम आता है। तो ये 5 राज्य जो दक्षिण भारत की संगीत शैली से भी संबंध रखते हैं, और टेम्पल आर्किटेक्चर जो होगा वो द्राविड़ शैली का है मुख्यतः। मेनली ये ध्यान रखेंगे। तो ये तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में तो ये किस शैली से निर्मित हो गया है? ये नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में निर्मित है मेरे दोस्तों? नागर शैली में निर्मित हो गया है। वैशर, नागर और द्राविड़ का मिला जुला स्वरूप। पंचायतन, एक मुख्य मंदिर 4 अन्य मंदिरों से घिरा होता है। इस प्रकार की मंदिर शैली को क्या कहते हैं? पंचायतन। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट लिखता है, निम्नलिखित में से कौन तारीखे फिरोज शाही पुस्तक के लेखक थे? तारीखे फिरोज शाही में किस वंश की मेनली जानकारी मिलती है? एक तो बलबन के समय की जानकारी मिलती है, बलबन जो गुलाम वंश का शासक था। एक खिलजी वंश के समय की जानकारी मिलती है, खिलजी वंश से संबंधित। एक तुगलक वंश के समय की जानकारी मिलती है, तुगलक। इस पुस्तक को जारी कब किया गया था या प्रकाशित कब किया गया था? ये पुस्तक कंप्लीट होती है 1357 में, 1357 में कंप्लीट होती है। 1357 में किसका शासन था? तो 1351 से लेके 1388 तक जो है फिरोज शाह तुगलक का शासन था। किसका मेरे दोस्तों? तो आंसर करना है फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा 1351 से लेके 1388 तक, फिरोज शाह तुगलक। तो इन 3 के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे लिखा किसने था? तो इसे लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन जो होगा हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। अबुल फजल की अकबरनामा आप लोग पढ़ के आते हैं, अकबरनामा, और अकबरनामा के 3 पार्ट हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है जिसका नाम है आईने अकबरी, जो अकबर के प्रशासन से संबंधित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अबुल फजल हो गया है। बलबन जो है ये गुलाम वंश का शासक था, बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। ये कब राजा बनता है? तो आप सबका आंसर होगा ये 1266 से लेके 1286 तक राजा रहता है बलबन। खिलजी वंश की अगर बात करूं कि खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो आप सबका आंसर होगा कि खिलजी वंश का शासन जो है 1290 से लेके 1320 तक रहता है। और तुगलक वंश का शासन जो है वो 1320 से लेके 1398 तक रहता है, 1320 से लेके 1398 तक जो है इस वंश का शासन रहता है। तो ध्यान रखेंगे, पुस्तक का नाम तारीखे फिरोज शाही, किसके समय में पूरी हुई? फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के समय की बात है। कब? 1357 में प्रकाशन हुआ। फिरोज शाह तुगलक किस वंश का शासक था? तो आंसर होगा तुगलक वंश का शासक था। शासन कब तक करता है? 1351 से लेकर 1388 तक ये शासन करता है। फिर जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसमें बलबन, खिलजी और तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है वो भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है? मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद और महाभाष्य। सबसे प्राचीन ग्रंथ और सबसे प्राचीन वेद ही जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद पे पेपर में टीसीएस ने पूछा, पहला तो जो ऐसे लिखा गया है कि भारत का या सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं टोटल? बताओ जरा, लिखो। ऋग्वेद में टोटल मंडल कितने हैं? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है?
गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सबसे पहले भरत, जिसके नाम पर भारत की स्थापना होती है, इसका जिक्र किस वेद में मिलता है? तो क्या आंसर कर देंगे इसका जिक्र? ये वो 5 क्वेश्चन हैं जो टीसीएस ने, एसएससी ने आप सबसे अब तक ऋग्वेद पे पूछे हैं। ऋग्वेद सबसे क्या है भैया? प्राचीन वेद है। सूक्त के बारे में पूछेगा तो कितने हैं भाई? 1028 हैं। टोटल मंडल अगर पूछेगा तो कितने हैं? 10 हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से, भारत का जिक्र जो है वो 3रा और 7वां, इन मंडल में जो है भरत का जिक्र मिलता है, जिसके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप सब इस पे। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की पुस्तक हो गई है। इसको किसने लिखा था? कौटिल्य, या क्या नाम ले दिया? चाणक्य ने इस पुस्तक की रचना करी थी। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है। अब कौटिल्य और चाणक्य, किसका प्रधानमंत्री था ये? तो हम लोग कहेंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का जो फाउंडर हुआ था, समय क्या रहा? समय था मेरे दोस्तों 322 ईसा पूर्व, बीसी लिखेंगे, 322 ईसा पूर्व में। और किसको हराता है? घनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसको हराने में मदद किसने करी थी? चाणक्य ने। तो चाणक्य नीति थी, चाणक्य ने मदद करी थी, और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में उसे अपना प्रधानमंत्री बनाता है। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, जो राजनीति की एक पुस्तक थी। दिखने में नाम लगता है जैसे इकोनॉमी हो गया है, लेकिन पुस्तक किसकी थी? ये राजनीति की पुस्तक थी। इन 5 पॉइंटों को माइंड में सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर इसके बाद अगर लगे कंटेंट हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टाइमली आप सबको सारा कंटेंट वहां पे दे दिया जाएगा। और दूसरा, पूरा का पूरा जो दिल्ली पुलिस एसएससी का जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस टॉपिक सब्जेक्ट वाइज जो है आपको अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको एसएससी लेवल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अमर सिम्हा के दरबार, देश के दरबार के तेजस्वी व्यक्तियों दिग्गजों में से एक थे। अमर सिम्हा किसके दरबार की बात हो रही है? पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त फर्स्ट, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। यानी ये सारे के सारे शासक जो है वो किस वंश से हैं? तो गुप्त वंश से ही हैं। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त से पेपर में पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन अपने सैन्य अभियान के कारण जो है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले करता था? तो ये वीणा वादक था, वीणा वादक था। इसके दरबारी कवि का नाम क्या था? तो हरिसेन जो है वो इसका दरबारी कवि था। कौन सा प्रशस्ति लिखता है? तो प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना करता है हरिसेन। कुमारगुप्त से क्या पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर होगा कुमारगुप्त ने करी थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इसको बताया था भी, ये है रियल फाउंडर, वास्तविक फाउंडर कह लीजिएगा या गुप्त संवत कह लीजिएगा, ये भी इसने चलाई थी, गुप्त संवत। चंद्रगुप्त द्वितीय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके दरबार में जो है 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न अकबर के भी थे, अकबर के भी 9 रत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के भी 9 रत्न थे। और जैसे मराठों में पढ़ के आते शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान थे, वैसे ही विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश आता है, जिसमें इंपोर्टेंट शासक कृष्ण देव राय को पढ़ के आते हैं, उसके भी तेलुगु साहित्य के अष्ट दिग्गज रहते थे दरबार भी, तो वो भी ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। सबसे अधिक ख्याति प्राप्त विक्रमादित्य कौन सा था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही जो है सबसे अधिक ख्याति प्राप्त विक्रमादित्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि थी, जो अब तक इतिहास में टोटल 14 विक्रमादित्य हुए। अगर कभी पूछे कि टोटल कितने विक्रमादित्य उपाधि ली है, तो 14। लास्ट विक्रमादित्य अगर आप सबसे पूछे तो हेमू विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य, रेवाड़ी का एक शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला लास्ट अंतिम हिंदू शासक कहेंगे, अंतिम हिंदू शासक था हेमू विक्रमादित्य, जो अक्टूबर 1556 में मुगल सेना को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और फलस्वरूप होता क्या है, फिर 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और हेमू की हार और मृत्यु होती है इस युद्ध में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। ठीक है, अमर सिम्हा किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसमें धनवंतरी भी पढ़ के आते हैं, कालिदास भी पढ़ के आते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बात है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य की स्थापना के जो है स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? ये मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बता चुका हूं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना समय क्या रहा? 1347 में होती है। कौन करता है? तो हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी क्लास में जो है एक पॉइंट 3 बार डिस्कस हो जाए, ताकि आप सबके माइंड में वो सेट हो और क्लास खत्म होते होते वो सारी बातें आप सबको याद हो जाए। बस उसके बाद आप सबको क्या करना है, ये पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, और वहां से आप सबको एक बार इसकी रिवीजन ले लेनी है।
कोई भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का और स्टैटिक जीके का, जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाएंगी। और लगातार क्लासेस होंगी, दिन में 3-3 4-4 क्लासेस होगी। तो आप सब जो है साथ जुड़े रहिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 1347 में हसन-गंगू, और राजधानी किसे बनाता है? तो गुलबर्गा को जो है ये राजधानी बनाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही जो है हम लोगों ने यहीं से करी थी, और वहीं पे भी मैंने आप सबको बताया। यहाँ पे चीज थोड़ी सी रिवाइज हो गई है। आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आ जाइएगा। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे? यानी ये क्वेश्चन कहां से पूछा है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आईएनसी लिख देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला ही पॉइंट आता है, इसकी स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका पहला अधिवेशन कहां पे हुआ था? बंबई में होता है पहला अधिवेशन। कब की बात है? 1885 में। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी कांग्रेस को कांग्रेस का नाम सुझाते हैं। और दूसरा अधिवेशन कहाँ पे होता है? तो ये कलकत्ता में होता है। कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ था। समय क्या रहा? 1886 का समय रहा। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक ट्रिक बना सकते हो, बै और कै, एक फर्स्ट अल्फाबेट को काउंट करके इस तरीके से। उसके बाद अगला अधिवेशन जो है ये कहाँ पे हुआ, कब हुआ? तो यह ध्यान दीजिएगा, मद्रास में। अगला अधिवेशन जो है मद्रास में। समय क्या रहा? 1887 का समय रहा। मद्रास, एम से मद्रास, एम से फर्स्ट मुस्लिम। तो नाम तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, फर्स्ट मुस्लिम जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, क्या नाम था? तो आंसर करिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद ई से बनाइएगा इलाहाबाद। अगला अधिवेशन जो है वो कहाँ पे हुआ? इलाहाबाद में होता है। समय क्या रहा? 1888 का। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो भी आप सबसे जानना चाहूंगा, फर्स्ट अंग्रेज, नाम जॉर्ज यूल। फर्स्ट अंग्रेज जॉर्ज यूल। इस अधिवेशन की खास बात क्या थी? इसमें जो है लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लाला लाजपत राय भाग लेते हैं। कब? 1888 का। कहां पे हुआ? इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन था? पहला अंग्रेज जॉर्ज यूल इसकी अध्यक्षता करता है। महात्मा गांधी ने पहली बार जो है कांग्रेस के किस सेशन में भाग लिया था? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। ये बन गया। ऐसे एक और बना दीजिएगा सेम तरीके से, बस बैक जो लास्ट में लिखा हुआ ना, ऐसे बक मई बक नहीं करके याद रख लीजिएगा। अगला अधिवेशन फिर कहां पे होता है? बंबई में होता है। कब की बात है? तो समय रहा 1888 के बाद 1889 में। कौन करता है अध्यक्षता? वेडरबर्न। कौन था वेडरबर्न? जो कांग्रेस का फाउंडर हुआ था। क्या नाम था कांग्रेस के फाउंडर का? ए.ओ. हयूम। तो ए.ओ. हयूम की जीवनी लेखन का काम करता है ये। तो वेडरबर्न, दो बातें याद होंगी, वेडरबर्न था कौन? तो ए.ओ. हयूम की जीवनी लेखन का काम जो करता है। वहां से पेपर में पूछेगा कि ए.ओ. हयूम की जीवनी किसने लिखी थी? तो आंसर होगा वेडरबर्न। 89 में अध्यक्षता करता है। फिर से कैसे बनाया? क्या भैया? कलकत्ता। समय क्या रहा? 1890 का, फिरोज शाह मेहता। उसके बाद नए से बनाया नागपुर। नागपुर। समय क्या रहा? 1891। नाम अध्यक्षता कौन करता है? आनंद चार्लू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और फिर से आता है इलाहाबाद का अधिवेशन। इलाहाबाद का शुरुआत कहां से करी थी? बकमई बकनई। कौन अध्यक्ष था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और लास्ट में भी कौन अध्यक्ष था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा जो है वो अध्यक्षता की जाती है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे का सेशन हुआ था 1893 में। भारत के बाहर पहला अधिवेशन कहां पे हुआ भैया? तो आंसर होगा सर लाहौर में होता है। लाहौर में। और बाहर किसको भेजेंगे? समझदार आदमी को, सबसे बुजुर्ग आदमी। नाम दादा भाई नौरोजी। बुजुर्ग क्यों कहा? क्योंकि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 1893। तो आप सबको दो ऑप्शन मिल गए यहाँ से कि दादा भाई नौरोजी एक तो कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं और दूसरा जो है ये लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। अब ऑप्शन उठा लो, कलकत्ता का 1886 वाला पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का 92 का अधिवेशन कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 87 का मद्रास में कौन? फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी। और 89 का बॉम्बे का अधिवेशन 1889 बंबई में कौन आता है? वेडरबर्न। वेडरबर्न के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। वेडरबर्न। ध्यान रखोगे कि नहीं? एक बार फटाफट से मुझे बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई? कांग्रेस को तो एक बार पर्टिकुलर आप सबको जो है पूरा टॉपिक बना के आप सबको यहां से याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? ये रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। कहा था कि अपनी एक क्लास में जो है 3 बार आप सबको एक चीज पढ़ने को मिलेगी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। एक ऑप्शन ले लेता हूं यहां से भानुगुप्त का भी, भानुगुप्त। भानुगुप्त क्यों? क्योंकि 510 का भानुगुप्त का एरण अभिलेख आता है, और सबसे पहले किसी के सती होने का प्रमाण जो है वो किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख में जो है सबसे पहले किसी के सती होने का साक्ष्य मिलता है। सबूत मांगता है ना कानून, तो सबसे पहले क्या मिला? साक्ष्य मिल गया। अब साक्ष्य मिला तो समय आया 1829 का, और सती प्रथा का एबोलिशन हुआ। सती प्रथा को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। किसने करा भैया? तो आंसर होगा विलियम बेंटिक ने करा। किसके सहयोग से करा था विलियम बेंटिक ने? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने जो है इसे बैन कर दिया था 1829 में। और फिर से क्या होगा? अब उनकी स्थिति को सुधार करना है, तो समय क्या आया? 1856 का। कौन आए भैया? ईश्वर आए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी उपस्थिति में पहला विधवा पुनर्विवाह होता है, विधवा पुनर्विवाह 1856 में। और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आता है। तो 3 बातें मैंने आप सबको बताई कि सती प्रथा का सबूत कहां से मिला, सती प्रथा को बैन कब और कहां किया गया, किसने करा, और फिर विधवा पुनर्विवाह। सबसे पहले भानुगुप्त के 510 के एरण अभिलेख से सती होने का साक्ष्य मिलता है। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के साथ सहयोग से जो है इसको बैन कर दिया था सती प्रथा को 1829 में। और फिर विधवा पुनर्विवाह आता है 1856 में। कैनिंग के समय की बात है। कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर की उपस्थिति में भारत में पहला विधवा पुनर्विवाह होता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनके ऊपर टीसीएस ने बहुत क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जब कभी भी महिलाओं की दशा के सुधार के बारे में होगा तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। और ये पहले ही बता दिया था आप सबको, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? विक्रमा। सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त 14 विक्रमादित्य से कौन, 14 विक्रमादित्यों में से कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता है। आगे बढ़ाओ क्लास, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब जो हमारे क्लास में है वो एमटीएस की क्लास के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। एमटीएस के क्वेश्चन हम लोग अपनी क्लास में अभी आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? पूछा है, नहीं था। तोशली कलिंग का था। कलिंग पर हमला करके तोशली पर अधिकार कर लिया था अशोक ने। 261 ईसा पूर्व कलिंग पर हमला करता है अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद। खुद उज्जैनी का जो है राज्यपाल था, उज्जैनी का खुद राज्यपाल था। ये राजा बनने से पहले कहाँ का राज्यपाल था? अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। तक्षशिला भी थी। तो 4 प्रांतों में, देखो ऐसे बना दूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। ये हो गई अशोक की या मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के नाम से। 4 प्रांत थे। ऊपर चलोगे तो कौन सा प्रांत हुआ? आप कहोगे सर उत्तर प्रांत हुआ, उत्तर पथ। नीचे आओगे तो कौन सा प्रांत हुआ? ये दक्षिणापथ हो गया है। क्या ध्यान रखना है? दक्षिणापथ। इधर जाओगे तो ये कौन सा भैया? तो पूर्वी पथ हो गया है, ईस्ट लिख दिया है। इधर आओगे तो ये क्या हो गया भैया? पश्चिमी, वेस्ट हो गया है, ठीक है भाई। अब इन 4 प्रांत थे, केंद्र में पाटलिपुत्र राजधानी मान लिया। और अब जो है इन पंथ की राजधानी पूछता है। उत्तरापथ की राजधानी जो थी वो क्या थी भैया? तो तक्षशिला। तक्षशिला जो है मौर्य साम्राज्य में उत्तरापथ या उत्तर जो प्रांत है इसकी राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी अगर आप सबसे पूछेगा तो दक्षिण में तो सोना है। कर्नाटक पढ़ के आते हो ना, केजीएफ पढ़ के आते हो, तो कर्नाटक आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण में क्या है? सोना है। तो स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी राजधानी थी दक्षिणी प्रांत की। पूर्वी प्रांत की राजधानी क्या थी? कलिंग था। उड़ीसा थी ना, तो तोशली। वर्तमान में जो है ये कलिंग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सबको पता हो ये उड़ीसा में स्थित है। ये कहाँ पे भैया? उड़ीसा में। और पश्चिमी प्रांत की जो है राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैन कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है ना उज्जैन, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। तो उज्जैन, उज्जैनी थी, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो आप सब अभी अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसकी खास बात अशोक के या मौर्य वंश के प्रांतों की संख्या पूछेगा। 4 आंसर कर दीजिएगा। उन चारों प्रांतों की राजधानियां पूछेगा। ये आप सब अपनी राजधानी यहाँ से देख पा रहे हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर। और कौन सी राजधानी फिर नहीं थी ना? तो इंद्रप्रस्थ जो है वो एक प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो इसलिए क्या आंसर कर देंगे यहाँ से? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पहला अधिवेशन जो है बंबई में आयोजित किया गया था। समय क्या रहा था? 1885 का।
कितने लोगों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने इसका भाग लिया था भैया, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, लाहौर में 4 अधिवेशन हुए हैं। एक हुआ था अधिवेशन 1893 का, एक अधिवेशन होता है 1900 में, एक अधिवेशन होता है मदन मोहन मालवीय वाला 1909 में, एक अधिवेशन होता है 1929 में। ये 4, और यहीं से एक और बना लेते हैं कराची। 2 अधिवेशन जो है वो कराची में भी होते हैं, एक होता है 1913, एक होता है 1931 में। ठीक है, अब इन 6 में से जो 2 इंपोर्टेंट थे वो कौन से थे? ये 1929 वाला इंपोर्टेंट था। 1929 में अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती है। क्यों, खास बात क्या थी? पूर्ण स्वराज। क्या बात थी दोस्तों? तो पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट था। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के सभी अधिवेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप याद कर लीजिएगा। यहाँ क्या था भैया? यहाँ मौलिक अधिकार। तो ये 2 वाले जो अधिवेशन थे वो इंपॉर्टेंट थे। तो अब के भारत से बाहर यानी पाकिस्तान में ये 6 ही कांग्रेस के अधिवेशन थे जो होते हैं। लाहौर में टोटल ये 4 हुए थे और कराची में टोटल ये 2 हुए थे। ये 6 अधिवेशन कांग्रेस के, आप सब ध्यान रखेंगे, भारत के बाहर। समझ पाए हैं मेरी बात को? इन 6 में 2 जो इंपॉर्टेंट हैं वो 1929 और 1931 का। 1929 में लाहौर, 1931 में कराची में। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऊपर पहले क्या पढ़ के आए थे? कंदरिया महादेव मंदिर पढ़ के आए थे। आप कहोगे सर बिल्कुल, जैसा मैंने कहा था हर एक क्वेश्चन जो है आप सबको यहाँ पे 3 बार देखने को मिलेगा एक क्लास में। कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, एक चीज सॉरी, एमटीएस टायर 1 2023 का नहीं है भाई, 23 का तो अभी पेपर में चल रहा है, ये 2022 के हैं। एमटीएस टायर 1 जो है ये 2022 वाला है, 2023 का तो पेपर अभी चल रहा है। ठीक है, वो तो आंसर की के बाद हम लोग करेंगे, उसको भी हम लोग फाइल में ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या पूछा था? ये किस शैली में निर्मित है? तो हमने आंसर करा था भैया ये तो नागर शैली में। मंदिर निर्माण की किस शैली में निर्मित है? तो आंसर होगा नागर शैली में निर्मित है। और बनवाया किस वंश से था? ये तो उस क्वेश्चन में ही दिया था कि 999 ईस्वी में इनको बनवाया गया था। किस वंश के शासकों के द्वारा? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो है इनका निर्माण किया गया था। स्टार्टिंग में मैंने आप सबको ये बताया था। तो बस फिर यही आप सबसे फिर से पूछ लिया है, तो आप सबने तो घुमा फिरा के आंसर अपना फटाक से कर दिया। ये जिसकी शिफ्ट में आया वो सबसे आसान हो गया। तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया था। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है वो जारी करा था? चांदी का टंका और जीतल। अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो ये गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कहोगे। ये राजा कब बनता है? तो ये 1211 से लेके 1236 तक राजा रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम, इसके नाम पे ध्यान रखिएगा, गुलाम कई बार लिखा हुआ है इलबरी और आता है मामलूक। इस वंश का जो है ये फाउंडर था या पहला शासक था। कब से कब तक राजा रहता है? तो 1206 से लेके 1210 तक जो है ये राजा रहता है। इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से लेके 1526 तक राजा रहता है। पानीपत के पहले युद्ध में मारा जाता है ये इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो कि खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर हुआ, उसकी हत्या करके 1596 में राजा बनता है। सॉरी 1296 में हत्या करके राजा बनता है और 1316 तक जो है ये शासन संभालता है। 1316 तक। अलाउद्दीन से आता है कि इसने इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आमदनी वाला विभाग, ऐसे अलाउद्दीन तो ऐसे ही आमदनी वाला विभाग यानी सैन्य विभाग, सॉरी क्या बोलते हैं, वित्त विभाग, वित्त विभाग की स्थापना करी थी इसने। अब जैसे मेरे अभी निकला मुंह से कि भैया सैन्य विभाग, सैन्य विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो आंसर होगा ये बलबन ने करी थी भाई सैन्य विभाग की स्थापना। बलबन गुलाम वंश में पढ़ के आते हैं, ये राजा रहता है 1266 से लेके 1286 तक। ठीक है मेरे दोस्तों, ध्यान रखोगे। तो ये
फिंगर टिप्स पे हो जाएगा आप सबके, रिपीट ही हम लोग इतनी बार कर लेंगे। और एक क्लास लेके पूरी थ्योरी की जिसमें आप सबको पूरा सल्तनत काल पढ़ा दिया जाएगा और पूरा मुगल काल पढ़ा दिया जाएगा। ये दो कंप्लीट होने के बाद पूरी कांग्रेस और गवर्नर जनरल और वाइसराय। आप देखिएगा यहाँ से सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एक मगध को भी ले लीजिएगा साथ में। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है, जो इतिहास में है भी सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने करी थी? चलिए मैं पहली बार एक महिला ही आपको लेके यहां से बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, पहली महिला अध्यक्ष। 3 महिलाओं के नाम आप सबको अभी आपके याद हो जाने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एक समय याद कर लीजिएगा बस, 1917 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है कब? इंटरनेशनल वीमेंस डे। ये कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। बस अब 8-8 जोड़ते जाइएगा। 17 में 8 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 1925। 1925 में 8 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 1933 बन जाएगा। 1917, 1925 और 1933। 1917 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो कलकत्ता में। ये अधिवेशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता। ये वाला कहाँ पे हुआ था? कानपुर। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता, बस ऐसे याद करिएगा, कलकत्ता, कानपुर और कलकत्ता, तीनों बातें हो गई हैं। उसके बाद याद कीजिएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो एनी बेसेंट के द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। एनी बेसेंट। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करती हैं? इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सरोजिनी नायडू करती हैं। सरोजिनी नायडू जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करती है? इसके अधिवेशन की अध्यक्षता करती है नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्त के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। चौथा पॉइंट जो आप सबको यहां से याद रखना है वो क्या होगा? ये कौन थी? ये फर्स्ट महिला थी। ये फर्स्ट फीमेल या फर्स्ट वीमेन लिख लेते हैं। ये एक पॉइंट यहां से क्लियर हो गया आप सबका, फर्स्ट महिला। ये कौन थी? फर्स्ट इंडियन वीमेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला। ये कौन थी? भारतीय मूल की विदेशी, एनआरआई लिख देता हूं। ये तीनों ही पेपर वाले एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अब मुझे बताओ यहां से इन चीजों को, इतनों को आप सब पॉइंट को समझ जाएंगे और कर लेंगे ना इन सबको याद? फर्स्ट महिला पूछा है तो तीनों ही मैंने आप सबको यहां से कांग्रेस से बता दी हैं। तो आंसर क्या हो गया? 1917 का। सूरत का अधिवेशन खास था, कांग्रेस का पार्टीशन होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है इसमें, कांग्रेस का पार्टीशन होता है। रास बिहारी घोष अध्यक्षता कर रहे थे। बोस नहीं, घोष, रास बिहारी घोष जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कानपुर वाला में दिक्कत, लाहौर वाले में वैसे आपको भी बता दिया, जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, है ना। तो ये तो दोनों अलग ही हो गए हैं। इन दोनों में दिक्कत हो सकती है जिसने थोड़ा आधा अधूरा पढ़ा होगा, तो 1917 में और 1925 में, है ना। तो यहाँ दोनों में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब मैंने आपको तीनों यहाँ से बता दिया, तो इन पॉइंट को भी आप सब यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य जो हैं सामान्यतः डैश डैश में जाना जाता है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। लोह युग, मध्य पाषाण में मनुष्य ने भैया औजारों का बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, औजारों का। नव पाषाण में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना शुरू कर दिया था, कृषि और पशुपालन। ये वही पॉइंट बता रहा हूं जिनसे टीसी साहब सबसे पूछेगा। और ओल्ड स्टोन एज हो गई है, जिस काल में प्रागैतिहासिक काल में जो है आरंभिक मनुष्य के विकास से जो जुड़ा हुआ है, पूरा पाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज। कृषि और पशुपालन का विकास ये काम शुरू कर दिया था नव पाषाण युग में, जबकि मध्य पाषाण युग में जो है जैसे लिखा हुआ है ना मेसोलिथिक हो गया है, तो यहाँ पे पत्थरों का सबसे ज्यादा औजार पत्थर के बने होते थे, तो यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी, बस ये तो पता नहीं टीसीएस ने इस बार एमटीएस 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो हम लोग तो पढ़ के आते हैं ना 1900 एमटीएस में, टायर 1 में। स्वराज पार्टी का जो गठन है वो 1923 में किसके द्वारा किया गया था? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? सीआर दास जो है अध्यक्ष थे, ये टीसीएस ने माना है, उस हिसाब से मैंने आप सबको एक क्वेश्चन यहाँ से बता दिया है। ठीक है भैया, ये आप सबको यहाँ से ध्यान रख लेना है।
स्थापना 1923 CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। गदर पार्टी पे पूछता है अगर आप सबसे, गदर पार्टी की स्थापना तो 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन होता है, लाला हरदयाल। और इसके पहले जो है अध्यक्ष सोहन सिंह भाकड़ा होते हैं और कोषाध्यक्ष कांसीराम होते हैं और इसके पहले मंत्री लाला हरदयाल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। पटकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वर्ष के द्वारा किया गया था। तो पट्टाकल के जो स्मारक हैं या जो मंदिर हैं उनका निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? चोल, होयसल, चालुक्य और राष्ट्रकूट राजवंश। तो पटकल के जो स्मारक हैं ये राष्ट्रकूट राजवंश से हो गए हैं। ठीक है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक किसे पढ़ के आते हो? तो दंती दुर्ग को जो है राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक हम लोग पढ़ के आते हैं। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक किसे पढ़ के आते हैं? तो दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक ध्यान रखिएगा। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी में मैंने आप सबको बताया था राष्ट्रकूट राजवंश में दंती दुर्ग हो गए और कृष्ण प्रथम एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर भी बनवाता है। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षर होता है भाई? लखनऊ समझौते पर कौन हस्ताक्षर करते हैं? ऐसा ही एक आता है लखनऊ पैक्ट हो गया, एक दिल्ली समझौता या गांधी इरविन समझौते के नाम से भी इसे जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता भी होता है ना। ऐसा ही हम लोग एक पढ़ के आते हैं, आपका लखनऊ पैक्ट हो गया, पूना पैक्ट पढ़ के आते हैं। पूना पैक्ट, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है भैया, इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो यहीं से जान लेते हैं, लखनऊ समझौता जो हुआ था ना, इस समझौते में खास बात क्या थी? ये समझौता 1916 में होता है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आ जाते हैं भाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इसमें एक साथ आ जाते हैं। ये क्या था? दोनों के बीच का एक समझौता था। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष अगर पूछे जाएं आप सबसे तो अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से, कांग्रेस वाले जो 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, नरम दल और गरम दल वाले, वो भी यहाँ पे एक हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ से गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन पैक्ट ये 5 मार्च 1931 को होता है, 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। इसमें इस समय आंदोलन कौन सा चल रहा था? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। सविनय अवज्ञा, महात्मा गांधी इस आंदोलन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन करते हैं और लंदन चले जाते हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां चले जाते हैं? लंदन। पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932 को होता है, 1932। इस समय महात्मा गांधी जेल में होते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच हस्ताक्षर होते हैं। मदन मोहन मालवीय के बीच इसमें हस्ताक्षर होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हालांकि एक समझौता था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, और गांधी जी उस समय यरवदा जेल में थे, महाराष्ट्र में यरवदा जेल में। तो 3 पैक्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं इतिहास में, और यहाँ से हम सबसे ज्यादा ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। इस गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इरविन ने 1931 में दिल्ली का ऑफिशियली एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में इनॉग्रेशन करा था। यानी अगर पूछे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है, तो आप सबका आंसर होगा 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। चलो आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद फिर गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला करा था? महमूद यानी गजनी ने जो है टोटल हमले कितने करे थे भारत पर? टोटल 17 हमले करे थे। मंदिर वाला जो हमला था वो सोमनाथ का था, यानी सोमनाथ मंदिर पर हमला करता है।
समय क्या रहा 1025 में। जब ये मंदिर को लूट कर तोड़फोड़ करके वापस जा रहा था तो जाटों ने इसे लूट लिया था भाई। और अंतिम अभियान जो था मोहम्मद गजनी का, अंतिम अभियान वो जाटों के खिलाफ ही था। अंतिम अभियान जो है वो जाटों के खिलाफ ही था। समय था 1027 का। और गजनी की मृत्यु जो है वो कब हो जाती है, तो 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सोमनाथ मंदिर था गुजरात का, 1025 में इस पर हमला करने का काम करता है महमूद गजनी। कुल 17 हमले करता है। जब वापस जा रहा था मंदिर को लूटकर तो जाटों ने इसे लूटने का काम करा था। और अंतिम अभियान जो है इसने जाटों के खिलाफ 1027 में चलाया था और 1030 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। सोमनाथ का हमला बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, पहले आ गया था ना। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, चंद्रगुप्त, कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा। चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, चाणक्य या फिर कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य, यानी इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जो है इसमें जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विष्णु शर्मा की पढ़ के आते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई पंचतंत्र। कालिदास जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के हम लोग पढ़ के आते हैं। मेघदूत की रचना कौन करता है, कुमार संभवम की रचना किसके द्वारा की जाती है, यहाँ से चाणक्य नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच कब आया, आंसर होगा 1854 में। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये रहा आंसर डलहौजी था। कैसे याद करोगे, 1854 के साथ आप सब 1853 को याद कर सकते हो, क्योंकि 1853 में पहली रेलगाड़ी भारत में चलती है कि नहीं। फर्स्ट रेलवे आती है भारत में, और भारत में रेलवे का जनक भी इसे माना जाता है डलहौजी को। मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर का सफर ये गाड़ी तय करती है। तो डलहौजी के समय, तो वुड डिस्पैच इसके समय में आता है। और इसी के वुड डिस्पैच के अनुसार ही समय रहा 1857 का। भारत का गवर्नर जनरल अंतिम और पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। कैनन का मतलब होता है तोप, बंदूकें चलना, गोलियां चलना। और 1857 में क्रांति हुई थी, तो वैसे याद रख सकते हो। इसके समय में तीनों प्रेसिडेंसी में, कहां कहां भैया, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यूनिवर्सिटी की गई थी भैया, यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी तीनों प्रेसिडेंसी में इसी के कारण 1857 में। तो अब आप यहां से बता दीजिएगा मुझे कि जो वुड का नीति डिस्पैच, जो नीति पत्र था या डिस्पैच था, वो किससे जुड़ा हुआ था, तो शिक्षा से संबंधित था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन जो होगा वो सही आंसर यहाँ से होगा। ठीक है, चलिए फिर आज के इस क्लास में हम लोगों ने यहाँ से 25 क्वेश्चन को कर लिया है। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसा मैंने आप सबसे कहा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसएससी लॉयल क्लासेस पे अवेलेबल है, वहां से आप सब पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।